हेलो, आदाब। मैं डॉक्टर वकील खां पटना आशियाना रोड से बोल रहा हूँ। आज एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पर विशेष टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ और वो विशेष टॉपिक है एडवांस स्टडी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो काउंट जर्मेटी द्वारा स्थापित पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है जो सरल, सुगम, हानिरहित है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में मैंने देखा है कि ये बहुत ही गुणकारी चिकित्सा पद्धति है। इसलिए मैं जो विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि आखिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एडवांस स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज क्यों है इस एडवांस स्टडी की आवश्यकता। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्टडी जब हम शुरू करते हैं तो इट बिगिन्स विथ हेडेक एंड एंड्स विथ रेज। इसका शुरुआती अध्ययन सरदर्द शुरू कर देता है क्योंकि न इसमें अच्छी किताबें उपलब्ध है और न लगातार कहीं इसको सही दिशा में बताने वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं। लेकिन जब इसको हम गहराई से अध्ययन करने लगते हैं तो लगता है कि मैंने तो कुछ जाना ही नहीं, जो भी जाना है एक शुरुआती है, बहुत कम है। इसलिए एंड्स विथ रेज यानी अभी निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि इसमें एडवांस स्टडी की ज़रूरत है। तो मैं शुरू करता हूँ अब तक के जो उपलब्ध लोगों की ज्ञान है उससे आगे बढ़कर। हम देखते हैं काउंट जर्मेटी ने सबसे पहले S1 दवा को बनाया। बहुत ही गुणकारी, चमत्कारी, अद्भुत दवा थी जिसके लेकर के वो इतना प्रभावित हुए कि इसको यूनिवर्सल रेमेडी का नाम दे दिया। अब जरा हम देखें गहराई से इसमें किन किन प्लांट्स को मिलाकर बनाया। सभी जानते हैं 9 प्लांट्स को मिलाकर बनाया गया है। वे सारे के सारे 9 प्लांट्स बराबर मात्रा में थे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, यानी इक्वल परसेंटेज में दे के बनाया गया। लेकिन अगर उसको हम और गहराई से देखें तो उसमें जो लीडिंग प्रॉपर्टीज है वो स्टिचनेस नक्श भूमिका का है। लेकिन वहीं जब उन्होंने S2 को बनाया तो नक्श भूमिका को हटा करके लाइकोपोडियम को जोड़ दिया और बाकी सारे के सारे वही 8 प्लांट्स थे। लेकिन जो 8 प्लांट्स की जो परसेंटेज था वो डिफ़र कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि S2 को भी S1 की तरह बराबर परसेंटेज में देकर क्यों नहीं बनाया। अगर नक्श भूमिका को हटा करके लाइकोपोडियम को ऐड ही करना था तो इसको भी बराबर मात्रा में देते। क्या ज़रूरत है परसेंटेज को अलग अलग देने का, और वो भी परसेंटेज बिल्कुल ही अलग अलग ढंग से दिए हैं। जहाँ तक कोचलेरिया ऑफिसनलिस का सवाल पैदा होता है, S1 में एवरेज 11% है तो S2 में कम करके उसको 4% कर दिया है। हार्ट स्कैन का सवाल पैदा होता है, ये भी 11% के लगभग था, S2 में उसको 12% कर दिया है। नास्टाटियम ऑफिसनलिस का सवाल पैदा होता है, ये भी S1 में बराबर ही यानी 11% के आसपास था, इसको 20% कर दिया है। स्मॉलेस्ट मेडिका इसको फ्लोरिया नोडोसा में S2 में इसको बढ़ाकर 20% कर दिया है। स्मॉलेस्ट मेडिका यानी सर्सापारेला में S2 में बढ़ा करके 12% कर दिया है। तुसिलागो फारफारा इसको भी 16% कर दिया है। वर्नकी ऑफिसनलिस
इसको 4% कर दिया है। कैमोमिला इसको 8% कर दिया है। और नक्सभूमिका के जगह पर लाइकोपोडियम को दिया है, उसको 4% कर दिया है। अब एक सोचने की विषय है कि आखिर अलग अलग परसेंटेज में उन्होंने क्यों बनाया? क्यों नहीं S1 की तरह ये सारे को बराबर मात्रा में दिया? बाकी परसेंटेज को हेर फेर करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हेर फेर करने से उसके प्रभाव में अंतर पड़ा है? अंतर पड़ा है तो किस रूप में पड़ा है, इस पर एक गहरी अध्ययन की ज़रूरत है। इसी तरह से हम देखते हैं कि S3 में भी बदलाव है। S3 में लाइकोपोडियम को हटा करके रियूम को जोड़ दिया गया है, जो कि 4% है। इस बदलाव के चलते स्पष्ट उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेज महसूस होती है। जहाँ तक S1 का सवाल पैदा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज और S2 की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही भिन्न है। S1 ऑब्जर्वेंट का काम करता है, तो S2 सेक्रेटेटिव का काम करता है। तो हर जगह समय कम होने के चलते विस्तार में भी संभव नहीं है। हर जगह S3 हो, S5 हो, S5 में भी उठा कर देखेंगे तो उन्होंने रियूम को हटा करके बर्बरिस वल्गरिस को जोड़ दिया है। इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। S5 एक विषय बन गया कि काम लीवर पर करता है या स्किन पर, और काम करता है दोनों पर, तो क्यों काम करता है? आखिर इसमें जो पौधे हैं वो किस रूप से एक्टिव हो गए हैं? ये गॉल ब्लैडर की भी अच्छी दवा है। एसिस का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, यहाँ पर बर्बरिस वल्गरिस को हटा करके सोल्डागो को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हर में हम देखते हैं कि एक पौधे को हटा करके दूसरे पौधे को मिलाया गया है और नए आने वाले पौधे की प्रॉपर्टीज उसमें डोमिनेट कर रहा है। क्या काउंट जर्मेटी की सोची समझी कोई भी बात थी, या यूं ही बिना सोचे हुए मिला दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। काउंट जर्मेटी पौधों के एक महान ज्ञाता थे। उन्होंने 114 प्लांट तो लिया, लेकिन अध्ययन 400-500 प्लांट पर किया और उसमें से हर हिसाब से छांट करके अलग से उन्होंने दिया है। मैं इसी चीज़ को गहराई से समझते हुए अपनी 4 किताबें लिखे हैं। एक किताब है जिस पर 114 प्लांट का पूर्ण वर्णन है। ये चारों किताबें आपके सामने है। इसमें एक किताब जो है पौधों पर वर्णन है, 114 प्लांट का उसमें जिक्र है। वो 114 प्लांट में पूरी जिक्र है कि उन पौधों का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन माने किस किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, उसके जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, उसको नामांकन करने वाले कौन थे। जो मोस्ट ऑफ द पौधों में लीनियस थे, शॉर्ट में उनको एल लिख करके फुल स्टॉप दिया गया। आखिर क्यों? ये नामांकन करने वाले जो है टैक्सोनॉमी से संबंधित है। टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं लिनियस। उसके अलावा इन पौधे क्या क्या कंटेन करते हैं, क्या क्या केमिकल कंटेन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आकार में क्या है, पौधे कैसे हैं, पत्तियाँ कैसे हैं, जड़ कैसे हैं, तना कैसे हैं, वो दवा उसमें किससे बना है, पौधे के पूरे पौधे से बने हैं, फूल से बने हैं, पत्तियाँ से बने हैं। आखिर किससे बनने पर दवा की गुण जो क्या कहते हैं सबसे अच्छा होता है, किस स्थिति में सबसे अच्छा होता है, इस पर एक विभाग विवेचना है। लेकिन ये विवेचना सिर्फ बॉटनी की तरह नहीं है, ये कंप्लीट डिफर करता है बॉटनी से। और डिफर इसलिए करता है कि उन पौधों की प्रॉपर्टीज़ के इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्या रूप, किस रूप में वो काम करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन किसी का मान लिया जाए, एस ग्रुप का, सी ग्रुप का, वॉट एवर इट में भी, तो उसमें ये किस रूप से काम करता है, इसकी एक पूर्ण विवेचना है। इन पौधों को जो अलग अलग इसकी जो गुण थी और एक साथ मिल जाने के बाद जो गुण है, क्या उसमें कोई अंतर आता है या गुण उसकी स्थापित रहती है, इस पर एक पूर्ण विवेचना है। दूसरी किताब जो आपके सामने रखी हुई है, मोटी मोटी किताबें हैं, इसमें 38 मेडिसिन का पूर्ण विवेचना है। पूरी तरह से उसमें वर्णन किया गया है
कि वे अर्थिस मेडिसिन, चाहे S1 हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो किस रूप में काम कर रही है, क्या प्रॉपर्टीज उसका है, उसमें मिले हुए पौधों का क्या रोल है, और उन पौधों का डोमिनेटिंग जो है रोल किस प्लांट का है, किस और कब और किस स्थिति में उन मिले हुए जो प्लांट्स हैं वो मोर एंड मोर एक्टिव होते हैं। तीसरी जो किताब है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, ज़िंदगी की सबसे प्रमुख किताब है। ये सारी किताबों को लिखने में हमको लगभग 12 साल लगा है। वो 12 साल मुझे आज भी याद है। पूरे समाज से कट करके, अपने परिवार से कट करके, अपनी प्रोफेशन से कट करके, मैंने पूरी डिवोशन के साथ में इसमें डूब करके तब इन किताबों को लिखा गया है। ये नकल नहीं, ये हमारी अपनी रिसर्च का देन है। इसलिए तीसरी किताब जो है वो एडवांस रिपोर्टरी है। रिपोर्टरी आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ में नहीं है, टिल नाउ, टिल टुडे नहीं है। और एक ऐसा रिपोर्टरी है, 4 साइज में है, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखा गया है। जो आपके सामने है, एक पार्ट 1 में है, एक पार्ट 2 में है। दोनों मिला करके लगभग 1800 पेज के आसपास में A4 साइज में बहुत ही छोटी छोटी हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी डिजीज़ के बारे में सिर्फ पन्ना उलट करके उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा का एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। और वो प्रिस्क्रिप्शन जिसे सुपर कंप्यूटर भी नहीं काट सकता। हम और आप तो अलग से चीज़ हैं। ये विश्व की पहली किताब है और मेरा दावा है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रो होम्योपैथ में हमेशा एक नई दिशा देते रहेगा, हमेशा एक नई दिशा देते रहेगा। ये उन लोगों के लिए भी सुगम है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। वो इंडेक्स उठा करके डिजीज देखेंगे और सीधे मेडिसिन पर आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो कि इसमें कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि इसमें डोमिनेटिंग रोल किसका है। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो इसमें रिसर्च करना चाहते हैं कि इसमें किस पौधों का, किस मेडिसिन का एक्टिव है, कौन मोर एक्टिव है, कौन लेस एक्टिव और क्यों। ये सारी सवाल के जवाब इसमें है। और इसलिए मैं पूरी दावा के साथ करता हूँ कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एक नई दिशा देगी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की राह ही बदल देगी। इसलिए मैं इन किताबों को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए एक समर्पण करने के लिए आया हूँ कि लोग देखें, समझें और इस साइंस को आगे बढ़ाने में मदद करें। जहाँ तक इन किताबों का सवाल पैदा होता है, इस किताब का जो प्रीफेस जो लिखे हैं आदरणीय डॉक्टर C.D. मिश्रा प्रभाकर, CME क्लास भी मुझे लेने का मौका मिला। डॉक्टर प्रभाकर जी के द्वारा ये क्लास संचालित किया जाता है और मुख्यतः इसमें डॉक्टर मनीष कुमार प्रभाकर इसका संचालन करते हैं। मैं उन लोगों का आभारी हूँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो कंसेप्ट थी वो कंसेप्ट ही लोगों का बदल गया। पहले जो प्रिस्क्रिप्शन हुआ करते थे जिसमें हम खास करके देखते थे कि हर ग्रुप की एक एक दवाएं लोग दे देते थे। S1 भी है तो C1 भी है तो A1 भी है तो भर1 भी है तो F1 भी है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था, लेकिन इस बुक के माध्यम से लोगों को मिल गया है कि किसी भी डिजीज़ के लिए सिंगल मेडिसिन काफ़ी है। सबसे उत्तम प्रिस्क्रिप्शन तो वही होता है जो कि सिंगल मेडिसिन काफ़ी है। अगर उसकी सहायक दवाओं की ज़रूरत भी है वो भी अलग अलग। एजल ग्लेडिंग ने भी इसको सपोर्ट किया है, अपनी किताबों में लिखा है। आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर जी का तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है। तो अब आ जाए इस तरह से डायरेक्ट बुक के ऊपर में कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 3-4 बातों की गहन अध्ययन की ज़रूरत है। आज चूँकि इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद अलग अलग मैं इस पर क्लास लूँगा। पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की 114 प्लांट का गहन अध्ययन की ज़रूरत है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंटेंट्स को गहराई से जान करके उसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में किस रूप में इस्तेमाल किया गया है
इस पर जो कि गहन चिंतन की ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में रिपोर्टरी की बहुत ही आवश्यकता है, उसके बारे में लोग जानकारी लें, उसकी भी गहन अध्ययन की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे लोग अब अपने अनुभव से सिंगल मेडिसिन या अलग अलग दवाओं का प्रयोग करके कम से कम दवा दे करके चमत्कारिक रिजल्ट ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं जान रहा हूँ कि इसमें एक ऐसी विषय पर मैं बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच में अनेकों प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं उनके किसी भी बातों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनको भी नमन करता हूँ जो इसकी प्रशंसा करेंगे, मैं उनको भी नमन करता हूँ जो हमारी बातों से भिन्न विचार रखते होंगे, मैं उनको भी नमन करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी भी तरह कोई विचार उत्पन्न इससे होती है तो वो इससे जुड़े हुए सवाल करें, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होता है। मुझे जानने की मौका मिलता है कि हमें कहाँ कमी है, हम उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, और उनके सवालों को जवाब देने के लिए हमारी आवश्यकता तो बाद में है, लेकिन हमारे जो चंद शिष्य लोग हैं जो इस पर अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सिंगल मेडिसिन से असाध्य रोग को भी साध्य बना दे रहे हैं, कम से कम दवा में, कम से कम दिनों में, मैं उनका लिस्ट कुछ देता हूँ। आप लोग ज़रूरत समझें तो नोट कर लें। आपके सवालों के जवाब वो लोग ही दे देंगे। अगर वे लोग नहीं दे सकेंगे तो वे लोग आपस में मिल करके हमसे उन सवालों का जवाब ले लेंगे। मेरे ख्याल से वो संतुष्ट आप हो जाएंगे। अगर इस पर भी संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं खुद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा कि आखिर कई दवाओं जब एक साथ मिलती है तो उसका गुण क्या अलग अलग रहता है या उसका गुण में किसी तरह की कोई भिन्नता आ जाती है। इसका प्रमाणिक साइंटिफिक रिप्लाई चाहिए, इसमें मिल जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इस तरह से अनेकों ऐसे सवाल हैं, ये किसी भी कीमत पर होम्योपैथ से भिन्न है। होम्योपैथ का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। इस पर भी मैंने एक विवेचना की है, बहुत अच्छी विवेचना की है। तो अभी समय कम होने के चलते, जस्ट इंट्रोडक्टरी होने के चलते, मैं अपने कुछ शिष्यों का नाम देता हूँ। ज़रूरत समझें तो आप नोट कर लें, उनसे पूछेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। इसमें मेरा प्रथम शिष्य है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, द्वितीय शिष्य हैं डॉक्टर अमरकांत कुमार, तृतीय शिष्य हैं डॉक्टर शशि कुमार। तो अन्य शिष्यों में हैं डॉक्टर एस.के. सुमन, डॉक्टर हयात अमजदिया, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर पंचानंद कुमार। अगर इनका मोबाइल नंबर आप जानना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह 6201993359, डॉक्टर अमरकांत 8709654917, डॉक्टर शशि कुमार 9934267078, डॉक्टर एस.के. सुमन 9631142193, डॉक्टर हयात अमजदिया 9934678728, डॉक्टर अजय कुमार 9798395864, डॉक्टर पंचानंद कुमार 9507231886, डॉक्टर इंद्रदेव यादव, गया बिहार, मोबाइल नंबर 9631644213, डॉक्टर प्यारेलाल, गाजीपुर यूपी, मोबाइल नंबर 9984268036। इन पुस्तकों को देखने का मौका
इंडिया के मासूर परम आदरणीय डॉक्टर सी.डी. मिश्रा प्रभाकर, पटना, बिहार, आदरणीय डॉक्टर जी.एस. वर्मा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, आदरणीय डॉक्टर संजीव शर्मा, चंबा, हिमाचल प्रदेश, इन सभी लोगों को मैं हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूँ। इन लोगों ने यह स्वीकार किया कि आपकी यह परिश्रम सराहनीय और प्रशंसनीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इसको अंत करता हूँ। बाद में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।